क्वांटिटी सर्वे के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम आपको रोड एस्टिमेटिंग में अर्थवर्क के बारे में बताएं। जब हम किसी रोड का कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो आपने देखा होगा, कई तरह की रोडें देखी होंगी। जैसे आपने बिटुमेन की रोड देखी होगी, दूसरा कंक्रीट की रोड देखी होगी, तो जब हम रोड का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसमें हमको एक बेस बनाना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी रोड की फॉर्मेशन लेवल तय करते हैं, मान लीजिए ये आपकी फॉर्मेशन लेवल है। अब ये फॉर्मेशन लेवल हमारे ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे रखा जाएगा, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। मुख्यतः ये डिपेंड करता है कि जो उस एरिया की आपकी फ्लड लेवल है या बरसात में जो पानी की अधिकतम लेवल है, उससे हमारे सड़क की ये लेवल जो है ये ऊंची होनी चाहिए। ऊंची इसलिए होनी चाहिए ताकि ये सड़क जो है 12 महीना आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पता चला कि आपने रोड बना दिया और बरसात के दिनों में उसमें पानी आ गया, पानी भर गया, तो आपका आवागमन बाधित हो गया। तो सबसे पहले जो हम पता करते हैं वो ये पता करते हैं कि उस लेवल की सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लड लेवल क्या है। और मान लीजिए ये फ्लड लेवल, उस एरिया की सबसे ज़्यादा फ्लड लेवल ये है, तो उस फ्लड लेवल से एक निर्धारित फ्री होल्ड रखते हुए हम सड़क की लेवल को तय करते हैं। ये तो हुई मेन बात। दूसरी चीज, सड़क पे हम लॉन्गिट्यूडनल ढाल भी देते थे ताकि बरसात का पानी आसानी से निकले। अब मान लीजिए ये हमारी ग्राउंड लेवल है और ये फॉर्मेशन लेवल है। इस लेवल पे जाके हमको सड़क का निर्माण करना है, तो जाहिर सी बात है कि इस गहराई में, इतना डेप्थ में हमको ये रोड फिल करना होगा। अब रोड फिल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रोड मेटल का इस्तेमाल करें और या तो सॉइल का इस्तेमाल। अगर हम रोड मेटल का इस्तेमाल करते हैं, रोड मेटल जैसे स्टोन, बैलास्ट, तो हमारे रोड की जो लागत होगी वो काफी बढ़ जाएगी। इसलिए जो हमारा कैरियज वे है उसकी दृढ़ता के लिए और जो
हमारे कैरियज वे पे व्हीकल का लोड आ रहा है, उसको सॉइल पे, सब सॉइल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कुछ मोटाई में, जो डिज़ाइन से तय होती है कि कितनी मोटाई में हमको गिट्टी डालनी है या रोड मेटल का इस्तेमाल करना है या सड़क की क्रस्ट थिकनेस कितनी रखनी है, तो उतना मोटाई में हम मेटेलिक रोड बनाते हैं। और मान लीजिए ये हमने मेटेलिक रोड बना दिया, ये इस टाइप इतनी मोटाई। ये मोटाई डिपेंड करती है या निश्चित होती है उस सड़क की डिज़ाइन, जो उस सड़क पे ट्रैफिक डेंसिटी है, जो उस पे लोड आ रहा है, उस लोड के ऊपर जो है हम डिज़ाइन करके ये तय करते हैं कि ये सड़क के मेटेलिक पोर्शन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। बाकी जो डेप्थ हमको फिल करनी है या जो फिलिंग करनी है, उसको हम सॉइल से फिल करते हैं ताकि हमारी लागत इतना ज़्यादा ना बढ़ पाए कि हम उसको बियर ना कर सकें। तो यहाँ इतने पोर्शन में हम मिट्टी का भराव करते हैं। सामान्यतः जब हम समतल या प्लेन एरिया में जब हम सड़क का निर्माण करते हैं तो सामान्यतः जो सड़क का निर्माण होता है वो भराव में ही होता है, और कहीं कहीं ऐसी पोजीशन आती है जहाँ कटाव में भी मिट्टी का कटाव भी करना पड़ता है। मान लीजिए बीच में कोई एक ऊंचा टीला आ गया है या पठार आ गया या छोटा मोटा पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन लेवल है वो हमारे ग्राउंड लेवल से नीचे रहती है, इसलिए वहाँ कटाव करना पड़ता है। तो इसको फिल करने के लिए हम अगल बगल से जो हमारी टेम्पोररी लैंड है वहाँ से मिट्टी लेकर के और इसको भरा करते हैं। अब जो हमारी रोड की लैंड है वो दो तरह की होती है, एक तो परमानेंट लैंड होती है और एक टेम्पोररी लैंड। ये दोनों में अंतर जरा सा समझ लीजिए। जो आपकी परमानेंट लैंड है वो सरकारें जो है उतना ज़मीन जो है उन किसानों से रोड बनाने के लिए अधिग्रहित कर देती है और उसका मुआवजा किसान को दे दिया जाता है। तो उतने पोर्शन को परमानेंट लैंड कहा जाता है, उतनी चौड़ाई को, उतनी लंबाई को परमानेंट पोर्शन कहा जाता है। और सड़क बनाने के लिए अगल बगल की जो किसानों की ज़मीनें हैं उनको टेम्पोररी एक्वायर कर लिया जाता है और उसमें से मिट्टी निकाल करके ज़रूरत के मुताबिक या जितना रिक्वायर्ड हो उतना मिट्टी निकाल करके हम जो है सड़क में फिलिंग का कार्य, मिट्टी के फिलिंग का कार्य कर लेते हैं और फिर बाद में उस जमीन को हम किसानों को वापस कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम सड़क का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम एक बेस बनाते हैं और उस बेस को जो है अमूमन या जनरली हम मिट्टी से भरते हैं। तो ये जो सड़क आप बना रहे हैं इसमें मिट्टी के कार्य अवश्यंभावी होते हैं। अब किसी सड़क में कितना मिट्टी का कार्य हुआ है इसका भी कैलकुलेशन अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमको मिट्टी के कार्य का पेमेंट करना है या मिट्टी के कार्य की गणना करनी है कि इस सड़क में कितना मिट्टी का कार्य लगेगा। अब आते हैं हम पॉइंट। अमूमन जो मिट्टी का कार्य है वो या तो बैंकिंग में होगा और या तो कटिंग। सामान्यतः जब हम प्लेन एरिया में सड़क बनाते हैं तो बैंकिंग का ही कार्य किया जाता है और जो बैंकिंग में सड़क का अनुप्रस्थ खंड है
वो अंतस्थ खंड वो समलंब के आकार का होता है। ये कुछ इस तरह होता है। ये आपकी सड़क की चौड़ाई है, मान लो ये 20 है, हम आपको डिनोट करेंगे। ये मिट्टी की फीलिंग है, ये मान लीजिए पी है। और एक चीज़ और होती है, जो आपकी सॉइल है उसका नेचर होता है कि उसको आप 90 डिग्री पे खड़ा नहीं कर सकते, तो एंगल ऑफ रिपोर्स के हिसाब से वो मिट्टी एक ढलान में स्टेबल होती है। तो ये ढाल देना आवश्यक हो जाता है क्योंकि मिट्टी को रोकना है। अब अगर ये ढाल S:1 का है, S:1 का मतलब ये हुआ कि S जो है हॉरिजॉन्टल लेंथ है, यानी ये लेंथ है। यदि D की वैल्यू 8 मीटर है तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ S मीटर। अगर ये फीलिंग जो है D है तो ये दूरी हो जाएगी S × D। तो हम इस वक्त जो है आपको, अगर सड़क आपकी बैंकिंग में है यानी भराव में है, तो उस वक्त जो है हम मिट्टी के कार्य की गणना कैसे करते हैं। तो सिंपल सा मेथड है कि अगर हमको उस सड़क का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चल जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ये एरिया अगर आपको पता चल जाए और सड़क की लंबाई लेंथ पता चल जाए, तो जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ऐसा बात समझ रहे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इनटू लेंथ। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं कि ये इस पोर्शन को, ये जो आयताकार भाग है इसको अलग कर लीजिए और ये जो त्रिभुजाकार भाग है उसको अलग कर लीजिए। अलग अलग इनका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लीजिए। तो ये आयताकार भाग का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा B × D। और ये जो त्रिभुजाकार भाग है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ये दूरी इनटू ये, तो ये हो जाएगा हाफ SD × D, या हो गया B × D प्लस हाफ SD²। लेकिन अभी जो है ये जो त्रिभुजाकार भाग है इस पे एक तरफ का एरिया आपका आया है, इस तरफ का नहीं आया। चूंकि दोनों एरिया समान है तो हम इसमें इसको दुगना कर देते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका क्वांटिटी आ गई आपकी B × D प्लस SD²। इसी फार्मूले से हम जो है सड़क की गणना, सड़क में मिट्टी के कार्य की गणना कर लेते हैं। अगर हमारी सड़क कटिंग में है तो भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। ये आपका P हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा और अगर ढाल S है तो ये फार्मूला हो जाएगा PD + SD² बराबर क्वांटिटी। अब ये चीजें निकालने के लिए
हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है कि अगर रोड का हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और दूसरा क्रॉस सेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे निकालते हैं? अमूमन जब हम किसी प्लेन एरिया में सड़क में मिट्टी के कार्य की गणना करते हैं तो सड़क की चौड़ाई के मध्य भाग को रेखांकित कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका मध्य भाग, सड़क की चौड़ाई का मध्य भाग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्लेन एरियाज में हम सड़क बनाते हैं तो प्लेन एरियाज में जो हमारी एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है वो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें कोई अनुदैर्ध्य ढाल नहीं है। अगर कुछ ढाल है तो वो जो है लॉन्गिट्यूडनल या स्लोप में लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के रूप में ही होता है। तो इसमें चूंकि जो है क्रॉस स्लोप नहीं है तो इसलिए हम मिड सेक्शन मिड लाइन पे उसकी डार्क बेलिंग कर लेते हैं। डार्क बेलिंग मतलब निशान लगा लेते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका डंपी लेवल, मुख्यतः डंपी लेवल या आईओपी लेवल का इस्तेमाल हम करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से हम इस सेंट्रल लाइन पे किसी भी तल के सापेक्ष इसके विभिन्न बिंदुओं पे हम उसकी उच्चता या निम्नता निर्धारित करें। आपने आरएल का नाम सुना होगा, रिड्यूस लेवल। तो किसी भी बिंदु पे जो आरएल कहा जाता है वो आरएल जो है समुद्र तल से उस बिंदु की ऊंचाई या नीचाई को प्रदर्शित करता है। तो इन बिंदुओं पर हम आरएल की गणना कर लेते हैं। आरएल की गणना कर और ये मान लीजिए हमने डंपी लेवल का इस्तेमाल किया है तो इसमें हमारा डंपी लेवल होगा, ट्राइपार्ट होगा और जो डंपी लेवल के टेम्पोररी एडजस्टमेंट है उसको आप सर्वे में पढ़े होंगे, उसको पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक ऐसे पॉइंट की तलाश करते हैं जहां का आरएल आपको पता हो। तो इसके दो तरीके हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है जगह जगह जो है समुद्र तल से बिंदुओं की ऊंचाई जो है ज्ञात करके वहाँ मार्किंग करती है। मान लीजिए यहाँ किसी बिंदु पे उसने मार्क कर दिया है कि ये समुद्र तल से मान लीजिए 65 मीटर ऊंचा है। अब या तो हम उस बिंदु से जो है जहां आपको रोड बनानी है वहां उस बिंदु के रेफरेंस में किसी बिंदु की आरएल ज्ञात करें। तो एक लंबा प्रोसीजर है, वहां से आपको लेवल लेते हुए वहां तक आना पड़ेगा और फिर इस सड़क के कहीं आसपास जो है आपको एक बिंदु ऐसा निकाल सकते हैं जिसकी आरएल समुद्र तल से आपको मालूम है।
ये चूँकि थोड़ा सा श्रमसाध्य है और समय भी इस कार्य के लिए ज़्यादा लगेगा, तो हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं कि इस रोड के आसपास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश करते हैं जो परमानेंट, मतलब ऐसा ना हो कि आज है कल गायब हो जाए। तो उस परमानेंट प्लेटफॉर्म की को हम एक स्थिर बिंदु मानते हुए उसका आरएल मान लेते हैं। मान लीजिए वो जो है प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं, ये कोई पक्का प्लेटफॉर्म हो सकता है, किसी बिल्डिंग की जो आपकी चौतरा है वो भी हो सकता है, या इस तरह से कोई पक्का प्लेटफॉर्म आपको वहाँ तलाश कर लेंगे और इसका आरएल आप एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए इसका आरएल 100 मीटर। अब इस पॉइंट के संदर्भ में हम इन पॉइंट पे रोड के मिड लाइन के इन पॉइंट्स की उच्चता या निम्नता इसके संदर्भ में ज्ञात करेंगे। अब इसके संदर्भ में ज्ञात करने के लिए हम डंपी लेवल से पहले इस पे स्टाफ रखते हैं और स्टाफ रख के रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग जो आएगी उसको इसके आरएल में जोड़ देते हैं। तो ये जो हमको वैल्यू मिलती है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। और फिर स्टाफ जो है हम इन बिंदुओं पे रख करके और रीडिंग लेते जाते हैं और यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये जो रीडिंग यहाँ आई है उसको जब हम घटा देंगे तो ये यहाँ का आरएल हमको मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ का आरएल आपको आता है 101.80। कैलकुलेशन के बाद ये 101.80। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट, ये जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, इससे 1 मीटर 80 सेंटीमीटर ऊंचा है। क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट, ये पॉइंट इस रेफरेंस पॉइंट से 1 मीटर 80 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण आता है कि जो हम रोड बनाने जा रहे हैं उसकी हम फॉर्मेशन लेवल तय करते हैं। फॉर्मेशन लेवल, अभी हमने आपको बताया कि फॉर्मेशन लेवल जो है तय करने के कई कारण हैं या कई चीज़ों को ध्यान में रख करके फॉर्मेशन लेवल तय किया जाता है, जिसमें मुख्य जो है वो आपके उस एरिया की हाईएस्ट फ्लड लेवल है कि वहाँ की हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या है। तो वो हाईएस्ट फ्लड लेवल के लिए हम या तो फ्लड डिपार्टमेंट से पता कर लेते हैं कि यहाँ की हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या है, और या वहाँ आसपास के लोगों से जो है ये पूछ लेते हैं, पता कर लेते हैं कि भाई यहाँ जब बाढ़ आई थी, सबसे बड़ी बाढ़ जो आई या जो सबसे ज़्यादा बरसात का पानी आया वो किस लेवल तक यहाँ जमा हुआ था। जाहिर सी बात है कि इसका मकसद हमें यही है ये पता करने का कि हम जो सड़क की फॉर्मेशन लेवल रखें उससे ऊंची रखें, ताकि अगर भविष्य में कभी भी जो है बाढ़ का पानी आए या बरसात का पानी आए तो वो हमारी सड़क के ऊपर ना आने पाए, ताकि आवागमन बाधित ना हो। तो जब हम किसी भी रोड की फॉर्मेशन लेवल को डिसाइड करते हैं तो उसमें जो मेजर फैक्टर होता है, वो मेजर फैक्टर जिसको हम कंसीडर करते हैं वो है हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल हमने क्या किया। अब हाईएस्ट फ्लड लेवल ज्ञात करने के बाद हम उसमें जो है एक निर्धारित मात्रा में फ्री बोर्ड जोड़ देते हैं। मान लीजिए हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है वो आपका 101 उसका आरएल है, 100 या 102। इस पॉइंट पे जो है
हाईएस्ट फ्लड लेवल का आरएल जो है 102 मीटर। अब 102 मीटर में जो फ्री बोर्ड आप जोड़ते हैं ये 30 से 60 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ऊंचाई हम उसमें जोड़ लेते हैं, ताकि भविष्य में अगर उससे ज़्यादा भी फ्लड लेवल आवे तो भी हमारे सड़क पे पानी ना पहुँचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सड़क की जो आरएल होनी चाहिए वो 102.60 मीटर होनी चाहिए। तो अगर हम अपने सड़क की ऊंचाई 102.60 मीटर रखेंगे इस पॉइंट के रेफरेंस में, यानी इस पॉइंट से 2 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे, तो निकट भविष्य में सड़क पे पानी आने की संभावना नहीं रहेगी और हमारा आवागमन सुरक्षित चलता रहेगा। अब जब हम आरएल ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन लाइन डिसाइड कर लेते हैं, तो हमने लेवलिंग से हमने एक चीज याद कर ली कि ये मान लीजिए एग्जिस्टिंग ग्राउंड है और ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड में जो प्रपोज रोड है उसकी सेंट्रल लाइन है। इस सेंट्रल लाइन पे एक निश्चित इंटरवल पे हम जो है इसका आरएल निकाल लेते हैं। हमने प्रोसीजर बता दिया कि किस तरह से आप आरएल निकालोगे। तो मान लीजिए ये चेनेज 0, ये चेनेज 1, ये चेनेज 2, ये चेनेज 3, ये 4 एंड सो ऑन। अब ये एक चेन की लंबाई कितना रखनी है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जहां आप रोड बना रहे हैं वो आया बहुत ऊबड़ खाबड़ एरिया में है या प्लेन एरिया में। अगर प्लेन एरिया में है तो जनरली हम इसकी लंबाई 30 मीटर रखते हैं, और अगर हमारी एरिया बहुत ही समतल है तो इसको 50 मीटर तक भी कर सकते हैं। और अगर इसकी ऊंचाई या निचाई में एग्जिस्टिंग रोड की ऊंचाई या निचाई में बहुत भिन्नता है, बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, या हिल एरिया है, ठीक है, जहाँ एकाएक ऊंचाई बढ़ जाती है फिर नीचे हो जाती है, तो वहाँ इस चेनेज को कम कर लेते हैं। ये 10 मीटर भी हो सकता है, 15 मीटर भी हो सकता है और उससे भी कम हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रपोज रोड की सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन पे 30-30 मीटर के इंटरवल पे हम एग्जिस्टिंग ग्राउंड का आरएल निकालें। अब हमको आरएल पता चल गया, आरएल ऑफ ग्राउंड। मान लीजिए यहाँ आरएल ऑफ ग्राउंड 101.30 है, यहाँ 101.40 है, यहाँ 101.10 है। इस तरफ आरएल आपने निकाल लिया, ये आरएल। अब जो आरएल ऑफ फॉर्मेशन आपको इस पॉइंट पे रखनी है वो रखनी है 102.60। ये आपने फिक्स कर दिया। अब दूसरी चीज आती है कि सड़क में क्या कोई आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप देना है। अगर मान लीजिए आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप को 100:1 का रखना है, यानी प्रति 100 मीटर लंबाई में 1 मीटर का ढलान, तो इस हिसाब से हम जो है 30 मीटर में कितना ढलान रखेंगे और उस डायमेंशन को हम 102.60 में से घटा देंगे, तो चैनल नंबर 1 पर हमको आरएल ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसी तरह चैनल नंबर 2 में मिल जाएगा और चैनल नंबर 3 में मिल जाएगा, चैनल नंबर 4 में मिल जाएगा। अब हमको दो चीज़ें मिल गई कि आरएल ऑफ ग्राउंड मिल गया और आरएल ऑफ फॉर्मेशन मिल गया। इन दोनों का जो अंतर है उसी में हमको मिट्टी की भराई करनी है।
आरएल ऑफ फॉर्मेशन से आरएल ऑफ ग्राउंड को जब आप घटा देंगे तो ये मिट्टी की गहराई या डेप्थ ऑफ सॉइल निकल आएगा या फिलिंग की डेप्थ निकल आएगी। अब फिलिंग की डेप्थ जब निकल गई और हमको बी की वैल्यू मालूम है, बी मतलब कितना चौड़ा हमको सड़क बनाना है, तो बी पता चल गया हमको और बी पता चल गया। और ढाल कितनी की देनी है, साइड स्लोप कितनी के देने हैं, मान लीजिए 1:1 का साइड स्लोप देता है, तो यहाँ S की वैल्यू हो जाएगी 1.5। ठीक है, तो S की वैल्यू 1.5 हो गई। हमको B की वैल्यू मान लो ये 5 मीटर है और D यहाँ से हमने निकाल लिया 101.30 और 102.60, यानी इस पॉइंट पे जो फिलिंग की डेप्थ है वो है आपकी 70 और 60, 6 6 12 120 130, यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब हम रोड के छोटे छोटे सेगमेंट ले लेते हैं, जैसे 0 चेनेज से 1 चेनेज के बीच कितना मिट्टी का कार्य होना है, फार्मूले में रखेंगे Q बराबर BD प्लस SD स्क्वायर इंटू लेंथ। B है 5 मीटर, D है 1.30, S है 1.5 और D की वैल्यू है 1.3 का स्क्वायर और लेंथ एक चेनेज से दूसरे चेनेज के बीच का है 30 मीटर। तो इस सेगमेंट से यानी पहले चेनेज में हमको कितना मिट्टी की ढाई करनी है, ये हमारा ये जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको Q की वैल्यू इतना क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं। अब आई पॉइंट, मान लीजिए कोई रोड है आपकी जिसका ये पहला पॉइंट है और ये आखिरी पॉइंट है, जिसको हम नंबर 1 नंबर 2 से डिनोट कर दे रहे हैं। तो इसमें जो है ये देखिए, ये सड़क की चौड़ाई है B, ये आपकी गहराई है D और मान लीजिए S/1 का ढाल है और इसी तरह जो है ये आपकी B हो गई और ये आपकी D और S/1 का ढाल। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे ये डेप्थ ऑफ फिलिंग जो है वो D1 है और इस पॉइंट पे D2, क्योंकि डेप्थ ऑफ फिलिंग तो बदल सकती है, चौड़ाई आपकी नहीं बदलेगी, चौड़ाई B यहाँ भी है और B यहाँ भी। ढाल साइड का जो स्लोप है वो इस S/1 वहाँ भी रखना है और S/1 यहाँ भी रखना है। अब किसी भी सड़क में जब मिट्टी के कार्य की गणना करने जाते हैं तो कुछ उसके लिए तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से मिट्टी के कार्य की गणना कर सकते हैं। पहला मेथड उसमें है मिड सेक्शनल एरिया मेथड।
पहला मेथड जो हम अप्लाई करते हैं वो है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। मिड सेक्शनल एरिया मेथड में करते ये है कि ये जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक सड़क की जो लंबाई है, इसका जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम आप निकाल लेते हैं तो इसमें अगर आप सड़क की लंबाई से गुणा कर देंगे लेंथ से, तो ये आपको क्वांटिटी, मिट्टी की जो फिलिंग की क्वांटिटी है या कटिंग की जो क्वांटिटी है वो निकल आएगी। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मिड पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट, तो अब मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो देखिए बी तो वही है, डी डिफर कर रहा है, तो इसमें करते हैं कि इसकी हम मीन डेप्थ निकाल लेते हैं। मीन डेप्थ, तो मीन डेप्थ हो जाएगी d1 और प्लस d2 बाई 2। और अगर हम इसको dm से डिनोट कर दें, dm से प्रदर्शित करें, तो मिड सेक्शन में जो सड़क में फिलिंग की डेप्थ है वो dm आ गया। अब क्वांटिटी का जो फार्मूला है, क्वांटिटी बराबर होती है B इंटू डी, तो D मतलब dm प्लस S dm स्क्वायर, तो dm, ये dm बराबर है d1 प्लस d2 बाई। अब इसमें लेंथ से जब गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक के बीच में जो आपकी अर्थ फिलिंग है उसकी क्वांटिटी निकल आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल, अगर कोई क्वेरी होगी तो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, हम आपकी क्वेरी जो है तो वो रिमूव कर देंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप हमको व्हाट्सएप पे जो है अपनी दिक्कत लिख करके सेंड कर दीजिएगा। हम अगले लेक्चर में उसका समाधान आपको बता देंगे या उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो ये पहला मेथड है। पहला मेथड है कि किसी भी रोड के, मान लीजिए एक सेगमेंट की, सेगमेंट मतलब एक चैनल से दूसरे चैनल के बीच, आसान सा, मान लीजिए ये पहले और दूसरे चैनल के बीच की दूरी की मिट्टी की गणना करनी है, तो उसमें जो पहला मेथड है वो पहला मेथड है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। और इसमें जो हम क्वांटिटी निकालते हैं वो मिड सेक्शन में जो है जो मिट्टी का भराव है उसको मान के निकालते हैं। और मिड सेक्शन में मिट्टी का क्या भराव है वो हम इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं कि पॉइंट 1 पे जो हमारी डेप्थ है फिलिंग की वो मान लीजिए d1 है, और पॉइंट 2 पे मान लीजिए फिलिंग की डेप्थ d2 है, तो एवरेज डेप्थ हम निकाल लेते हैं d1 प्लस d2 बटे 2, और यही जो है वो मिड सेक्शन की जो है वो डेप्थ हम मान करके क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस क्वांटिटी को निकालने के लिए जो है कि हम आसान तरीके से इस क्वांटिटी को निकाले हैं। उस आसान तरीके से क्वांटिटी को निकालने के लिए एक हम जो है टेबुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वो टेबुलर फॉर्म हम आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से उस टेबुलर फॉर्म से हम जो है आसानी से ये मिट्टी के कार्य की गणना कर लेते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म इस तरह से कुछ होता है, और ये टेबुलर फॉर्म इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको मिट्टी के कार्य की गणना में आसानी हो। तो पहला कॉलम जो आप इसमें बनाते हैं वो बनाते हैं स्टेशन
आर चेंज। जैसे मान लीजिए 10वें स्टेशन से आपने शुरू किया तो यहाँ लिख देंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 और जहाँ तक भी उस सड़क की लेंथ जाती है, मान लीजिए 16, 17, 18, 19, 20वें चेनेज तक। और एक चेनेज की लंबाई अगर मान लीजिए 30 मीटर है तो एक सेगमेंट की लंबाई जो है वो 30 मीटर हो गई, या यल की वैल्यू 30 मीटर हो गई। पहला कॉलम जो आप बनाते हैं इसमें, ये बनाते हैं डेप्थ, यानी 10वें चेनेज पे जो आपकी फिलिंग की डेप्थ है वो क्या है, और वो आप निकाल लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से निकाल लेते हैं कि RL ऑफ जो ग्राउंड है और RL ऑफ जो फॉर्मेशन है उसमें से उसके अंतर को हम जो है वो डेप्थ ऑफ फिलिंग कहते हैं। तो डेप्थ ऑफ फिलिंग आपकी जो है वो RL ऑफ ग्राउंड और RL ऑफ फॉर्मेशन का जो अंतर होगा वो अंतर वहाँ D की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरा जो हम करते हैं कॉलम बनाते हैं वो है मीन डेप्थ। मान लीजिए 10वें चेनेज पे डेप्थ जो है 1.20 मीटर थी और यहाँ 1.30 मीटर है, तो मीन डेप्थ जो है वो हो जाएगी 1.25 D1 प्लस D2 बटे, ठीक है। अब फिर हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन, यानी B इंटू, अगर ये हम D एवरेज से डिनोट करें तो B इंटू D एवरेज यानी BD, ये यहाँ निकल गया। अगर B 10 मीटर है तो 10 मीटर अगर हम B यानी चौड़ाई सड़क की रखते हैं तो यहाँ पे जो है सेंट्रल एरिया का जो सेंट्रल पोर्शन का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीन डेप्थ आ गई और मीन डेप्थ में B इंटू D यानी B 10 मीटर और D एवरेज जो है 1.25, ये हो जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर। दूसरा जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं एरिया ऑफ साइड्स। एरिया ऑफ साइड्स आप जानते हैं कि ये बराबर होता है ST स्क्वायर। S की वैल्यू अगर हमने 1:1 रखी है, 1:1 का ढाल अगर है तो S की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। तो SD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1 इंटू 1.25 स्क्वायर। अब नेक्स्ट कॉलम जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं टोटल एरिया होगा BD एवरेज प्लस ST एवरेज स्क्वायर, यानी ये और प्लस यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको दोनों को जोड़ करके हम ये टोटल एरिया निकालेंगे। ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी, ये 10वें और 11वें चेनेज के बीच की। अब नेक्स्ट कॉलम हम आपको बनाते हैं लेंथ बिटवीन स्टेशन, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। तो एक चेनेज की दूरी हमने बताया आपको कि 30 मीटर हमने रखी है, 30 मीटर पे हमने जो है वो लेवल लिया हुआ है। तो 30 मीटर यानी L की वैल्यू हो गई 30 मीटर। अब नेक्स्ट कॉलम जो हम बनाते हैं वो क्वांटिटी का, क्वांटिटी क्यों बराबर है BD प्लस ST स्क्वायर इंटू लेंथ। टोटल एरिया आपको मिल गई BD प्लस ST स्क्वायर, और इसमें जब 30 लंबाई से गुणा कर देंगे तो ये क्वांटिटी निकलेगी। इसी तरह सारे चेनेज की क्वांटिटी आप निकाल के हुए चले जाएंगे और आखिर में सबको जोड़ देंगे। तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये 10वें चेनेज से लेकर के 20वें चेनेज तक रोड में
जो आपने मिट्टी का कार्य किया है उसकी गणना हो जाएगी, उसका कैलकुलेशन हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। कभी कभी रोड में कुछ पोर्शन में कटिंग भी होती है, कुछ पोर्शन में फिलिंग भी होती है, तो चाहिए तो आप जो है इसको 2 कॉलम बना सकते हैं, एक फिलिंग का या एम्बैंकमेंट का और दूसरा कटिंग। जहाँ फिल कर रहे हैं वो फिलिंग के कॉलम में आ जाएगा, जहाँ कट कर रहे हैं वो कटिंग के कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेशन कर लेंगे। इस तरह आपके मिट्टी का परिमाण निकल जाता है। ये तो तरीका रहा जब हम मिड सेक्शनल एरिया मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिड सेक्शनल एरिया मेथड से जब हम मिट्टी के कार्य की गणना कर रहे हैं तो ये कॉलम या ये टेबुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से मीन डेप्थ या एवरेज डेप्थ निकाल करके हम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं और उसमें लंबाई से गुणा करके हर सेगमेंट में कितना मिट्टी का कार्य हुआ है उसकी गणना कर लेते हैं और फिर सारे सेगमेंट का इकट्ठा जोड़ कर लेते हैं, तो पूरे सड़क की लंबाई का उनको मिट्टी के कार्य की गणना मिल जाती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो आपको बताना मैं थोड़ा सा भूल गया था, वो बताना ये है कि जब हम टेम्पोररी लैंड से मिट्टी निकालते हैं और सड़क पे डालते हैं या सड़क को फिल करते हैं, तो इस कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी ने प्रति क्यूबिक मीटर मिट्टी का रेट निर्धारित कर रखा है कि इतना 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी आप जो है 12 फीट से काट करके सड़क पे डालेंगे तो आपको इतना रेट या इतना खर्चा आएगा। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर आपकी जो मिट्टी है वो मान लीजिए सैंडी सॉइल है, तो उसमें एक लेबर जो है ज़्यादा मिट्टी काटेगा और लेकिन अगर वही मिट्टी जो है ककरीली है जिसमें जो है कंकड़ पत्थर बहुतायत मात्रा में है, तो वही लेबर जो है उसको जो है कम काम कर पाएगा। तो इस नाते मिट्टी के कार्य की जो दर है वो नेचर ऑफ सॉइल पे बदलती रहती है। अगर आपका सैंडी सॉइल है तो मिट्टी के कार्य की दर कुछ दूसरी होगी, और अगर ककड़ीली मिट्टी है, कंकर मिक्स सॉइल है, तो उसका दर या उसका रेट अलग होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें मायने रखती है वो मायने रखती है कि जब हम आपके मिट्टी की दर की बात करते हैं तो उस दर में ये इज्यूम किया जाता है कि जो मिट्टी निकाली गई है बोरो पिट से वो सड़क तक लाने में ये जो दूरी है वो मैक्सिमम 30 मीटर है, जिसको हम लीड बोलते हैं। लीड 30। और जो मिट्टी की खुदान है जहाँ से आप खुदाई करते हैं और मिट्टी जहाँ आप डालते हैं, उनके दोनों के लेवल में फर्क वर्टिकल वो 1.5 मीटर का लिया जाता है। कितना? 1.5 मीटर। इसको हम कहते हैं लिफ्ट। तो सामान्यतः जो मिट्टी के कार्य की दरें हैं उसमें ये लीड और ये लिफ्ट ये जोड़ करके ही उसकी दरें निर्धारित की जाती हैं। यानी अमूमन जो है एक लीड और एक लिफ्ट ये उसमें जुड़ी रहती है। मान लीजिए हमने आपको बताया कि मिट्टी अर्थवर्क की जो दर है वो 90 रुपया पर क्यूबिक मीटर है। तो 90 रुपया पर क्यूबिक मीटर जो पीडब्ल्यूडी ने अर्थवर्क की दर निर्धारित की है उसमें ये मान के निर्धारित की है कि मिट्टी को 30 मीटर तक दूरी तक ले जाना है, और लिफ्ट जो है वो 1.5 मीटर है। यानी जहाँ से मिट्टी आप निकाल रहे हैं और जहाँ मिट्टी फेंक रहे हैं उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है।
कभी कभी ये भी हो जाता है कि मिट्टी आपको 30 मीटर से दूर लानी पड़े, 30 मीटर से कहीं ज़्यादा दूर से ही मिट्टी लानी पड़े। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हर 30 मीटर के लिए एक लीड और अलग से मांग ली जाती है, उसके लिए एक्स्ट्रा रेट अलग से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा की लिफ्ट है तो हर 1.5 मीटर पे एक लिफ्ट के लिए अलग से रेट में अलग से जो है और पैसा जोड़ दिया जाता है, जो कैलकुलेटर होता है कि अगर ये 30 से 60 मीटर यानी 2 लीड है तो दूसरी लीड के लिए कितना पैसा जोड़ना है वो कैलकुलेटर है, पीडब्ल्यूडी ने निर्धारित कर रखा है। तो आपके ध्यान में रहे कि जब हम मिट्टी के कार्य की दर की बात करेंगे तो उसमें एक लीड और एक लिफ्ट ये इंक्लूडेड है। अगर एक्सेप्शनल केस में कहीं लीड बढ़ती है, 30 मीटर से ज़्यादा होती है, तो रेट में एक लीड की वैल्यू और जोड़ देंगे, और अगर लिफ्ट एक और बढ़ती है तो एक लिफ्ट की वैल्यू और जोड़ देंगे, तब रेट फिक्स करेंगे कि ये रेट है। दूसरा जो मेथड है वो है मीन सेक्शनल एरिया मेथड। मीन सेक्शनल एरिया मेथड, इस दूसरे मेथड से भी हम मिट्टी के कार्य की गणना करते हैं। इस मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई रोड है, ये 10वें चेनेज से 11वें चेनेज के बीच का सेगमेंट है, तो 10वें चेनेज पे जो हमारे रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मान लीजिए A1 है, और 11वें पे जो है वो मान लीजिए A2 है। तो मीन सेक्शनल एरिया हो जाता है, मीन सेक्शनल एरिया ये बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2/2। ठीक, अब ये मीन सेक्शनल एरिया में जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 10वें चेनेज से 11वें चेनेज के बीच की दूरी ये मान लीजिए 30 मीटर है, तो 30 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो है वो ये क्वांटिटी मिट्टी की क्वांटिटी निकल है। अब इसके लिए भी हम एक जो है ट्यूबुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और उस फॉर्म की सहायता से हम मिट्टी के कार्य की गणना करते हैं। ये फॉर्म हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है हमको आसानी से मिट्टी की कार्य की गणना करते हैं। तो इसमें जो कॉलम बनाते हैं सेम उसी तरह, पहला कॉलम स्टेशन या चेने, दूसरा हाइट आर डेप्थ, तीसरा एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन B into D, next area of soil sides BD square, sorry SD square, total sectional area, BD plus SD square। अब नेक्स्ट कॉलम जो बनाते हैं वो बनाते हैं मीन सेक्शनल एरिया, मीन सेक्शनल एरिया। पिछले वाले मेथड में आपने देखा था कि हम जो है वो डेप्थ का एवरेज लेते थे, अब हम जो है वो सेक्शनल एरिया का एवरेज लेंगे। मान लीजिए 10वें चेनेज पर सेक्शनल एरिया जो है वो 105 स्क्वायर मीटर है, और 11वें चेनेज पे 110 स्क्वायर मीटर है। सर यहाँ
यहाँ 105 मीटर है और यहाँ 110 मीटर है, तो मीन सेक्शनल एरिया में ये दोनों जोड़ करके यहाँ जो है उसका मीन निकाल करके लिख लेंगे। तो 110 और 5 115, इसका मतलब हो गया 107.50, ये मीन सेक्शनल एरिया। अब इस मीन सेक्शनल एरिया में लेंथ 30 मीटर है एक सेगमेंट की, तो 30 मीटर में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्वांटिटी यानी 107.50 पूरे। ये एक चेनेज से दूसरे चेनेज के बीच की मिट्टी की गणना हो गई। अब इसी तरह जो है हम सारे चेनेज के बीच की मिट्टी की गणना कर लेंगे और सबको यहाँ टोटल कर लेंगे, तो हमको पूरे सड़क की लंबाई की मिट्टी की गणना या मिट्टी की क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जो तीसरा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो है प्रिज्मोइडल फार्मूला। प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड, इस मेथड से क्वांटिटी मानी जाती है L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4 AM। जहाँ A1 जो है वो इनिशियल पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है और A2 जो है वो एंड पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है और AM जो है मिड सेक्शन की क्रॉस सेक्शनल एरिया है। या यूँ कह सकते हैं आप कि A1 बराबर हो जाएगा BD1 प्लस SD1 स्क्वायर। इसी तरह A2 बराबर हो जाएगा BD2 प्लस SD2 स्क्वायर और AM बराबर हो जाएगा BDM प्लस SDM स्क्वायर, वह DM बराबर हो जाएगा D1 प्लस D2/2। ये समझ में, यानी इस प्रिज्मोइडल फार्मूले के हिसाब से जो क्वांटिटी निकाली जाती है मिट्टी के कार्य की, उसका फार्मूला है L/6 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस 4AM, फिर A1 बराबर है इनिशियल पॉइंट पे जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और A2 जो है वो एंड पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है और AM जो है वो मिड सेक्शन पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब अगर इसको हम BOD के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा L/6 A1 BD1 प्लस SD1 स्क्वायर प्लस BD2 प्लस SD2 स्क्वायर प्लस 4 BDM प्लस SDM स्क्वायर। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई जरा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा L/6 BD1 प्लस SD1 स्क्वायर प्लस BD2 प्लस SD2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम D1 प्लस D2/2 प्लस
D1 plus D2 by 2 इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपको लास्ट में फॉर्मूला डेराइव करते जाएंगे तो मिलेगा Q बराबर D D1 plus D2 by 2 plus F D1 square plus D2 square plus D1 D2 by 3 into L. into L. तो इस फार्मूले से भी जो है आप मिट्टी के कार्य की गणना कर सकते हैं। तो आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर ठीक लगा या आपको समझने में थोड़ा आसानी लगी तो आप मुझको बताइएगा, तो इस तरह के वीडियो लेक्चर जो है आपके ग्रुप में अपलोड कर देंगे। और ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आपका फीडबैक क्या है, ये ज़रूर आप मुझको बताइएगा। और इसके बाद हम जो है एक एग्जाम्पल लेकर के और किसी भी सड़क पे मिट्टी के कार्य की गणना किस तरह की जाती है वो आपको बताएंगे। लेकिन आप जो है ये पूरा वीडियो देखिए और अगर इसमें कहीं कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी सेंड कर दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, और या इसमें कहीं कोई बदलाव की ज़रूरत है, कोई सुधार की ज़रूरत है, तो वो भी आप हमको शेयर कीजिएगा। हम निश्चित उसमें जो है बदलाव करेंगे और ताकि आपके लेवल पे जा करके, आपके मेंटल लेवल पे जा करके हम जो है आपको अपनी बात समझ सकें। धन्यवाद।